Today we are going to start nuclear nuclear and particle physics last topic. In this topic we are taking only the uncontrolled chain reaction. Clear? यूरेनियम 238 पर जब न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो बौछार करने से न्यूट्रॉन्स के द्वारा जितने समीपस्थ यूरेनियम U-238 के एटम्स होते हैं वो बहुत शीघ्रता से चेन रिएक्शन के रूप में विखंडित होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा 10⁻⁻12 सेकंड में ये क्रिया बहुत जल्दी पूर्ण होती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होती है। क्योंकि लास्ट टॉपिक में देख रहे थे आप कि न्यूक्लियर भट्टियाँ पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर भट्टियों में क्या होता है कि न्यूक्लियर भट्टियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि अनकंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शन है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, उसकी ऊर्जा को अपन अपने जनोपयोगी कार्यों में जैसे विद्युत उत्पादन में ले सकें। इसलिए कैडमियम की रॉड्स या जो मंदक हैं उनका यूज़ कर उनकी न्यूट्रॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की गति को कम कर अपन उनको वो काम वहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर अपने को ऐसा काम नहीं करना हो, जो चेन रिएक्शन है उसको अनकंट्रोल्ड ही रहने देना हो, जो कि नेचुरली में ऐसे ही होगी, तो उसको एटम बम कहते हैं। क्लियर? तो उसका नाम एटम बम होता है। एटम बम में आप देख रहे हो उसका सिद्धांत सबसे पहले देख रहे हो आप, इसमें कोई कंट्रोल्ड नहीं है और -12 सेकंड में ये पूरी हो जाती है 10 की घात। इसमें जो पदार्थ यूज़ होता है वो यूरेनियम 235 या 239 Pu-239 के 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेते हैं और प्रत्येक जो विखंडनीय पदार्थ होगा यूरेनियम 235 का टुकड़े या Pu-239 के जो टुकड़े होंगे उनको इस प्रकार लेते हैं कि उनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम हो, जिससे न्यूट्रॉन उत्पत्ति की दर क्या होगी, <1 होगी। और जिससे क्या होगा कि प्रारंभ में फिशन यानी जो अभिक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाए, खंडन शुरू नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इन सभी पिंडों को, छोटे छोटे पिंडों को किसी भी इन्फ्यूज़न की विधि से जोड़ देते हैं तो संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जब के का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रिएक्शन में अत्यंत शीघ्रता से -10⁻12 सेकंड में विस्फोट हो जाएगा, ऊर्जा निकलेगी। उसको अपन क्या बोलेंगे, ये एटम बम से ब्लास्ट हो गया। तो इसमें होता क्या है कि आक्रांतिक आकार के, जैसे आप देख रहे हो, उसके बाद आपके लिखने के लिए संरचना है अगला टॉपिक। इसमें एक मजबूत आवरण होता है। मजबूत आवरण के रूप में क्या होता है, त्रिज्यीय रूप में आक्रांतिक आकार के Pu-239 या यूरेनियम 235 के छोटे छोटे पिंड होते हैं और इन पिंडों को चित्र के अनुसार अपन क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देते हैं। और इन पिंडों के ऊपर, इसमें देखें, चित्र में देखें आप यहाँ पर, जैसे ये जो चित्र है इसको देखें आप यहाँ पर, ये मजबूत आवरण है जो ये देख रहे हो आप, ये मजबूत आवरण है, ये गोल सा। इसमें ये जो डार्क ये 1 2 3 4 जैसे ये टुकड़े हैं, ये आक्रांतिक साइज़ के हैं। और आक्रांतिक साइज़ के जो टुकड़े हैं ये आपने यूरेनियम 238 235 या Pu-239 हैं, ये 1 2 3 4 जो मैंने पेंसिल से ऐसे किए हुए हैं। इनके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर सामान्य विस्फोटक पदार्थ लगा देते हैं जो कि जिलेटिन टाइप का, ये जो लगा हुआ है ये सामान्य जिलेटिन है। कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बीच में न्यूट्रॉन सोर्स रखा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपने ले लिया, अभी सभी ये आकार 1 2 3 4 आक्रांतिक आकार के हैं, के का मान <1 है, अभी कोई विखंडन स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही आप एक टेक्निक के द्वारा 1 2 3 4 पिंडों को बिल्कुल जॉइंट कर देंगे, बिल्कुल कपल्ड कर देंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे ये, तो और न्यूट्रॉन यहाँ से चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा। और ये जो सामान्य जो विस्फोट है, ये भी इस पर लगा हुआ है। तो क्या होगा, इन सभी का आकार के क्रांतिक आकार से अधिक होने से रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और -12 सेकंड में हो जाएगी, और जिसके कारण से बहुत तीव्र क्या होगा, कवच ये फट जाएगा और विस्फोट होगा। और जो तथ्य है इसके लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए भी याद रखना है, सामान्य ज्ञान के लिए भी याद रखना है, वो है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 है कि फिशन से ये 10⁻⁻6 सेकंड में
लगभग कितनी 10⁻13 जूल ऊर्जा निकलती है। ये देखिए आप इस आंकड़े को ध्यान रखिए, यानी माइक्रो सेकंड में 8.2 माइनस प्लस 13 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपको याद रखना है। किससे? 1 किलोग्राम यूरेनियम से। टेम्परेचर कितना उत्पन्न होता है? 10⁻7 केल्विन। दाब कितना उत्पन्न होता है? 10⁵ ATM। और ये जो ऊर्जा होती है, यानी ये 1 किलोग्राम से ये जो ऊर्जा मिलेगी, ये अगर आपके पास ये 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम से ये 20,000 TNT, अगर आपने एक जगह 20,000 टन, एक टन में 100 किलोग्राम होते हैं, तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून जो विस्फोटक पदार्थ लिया हुआ, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो आपको किससे प्राप्त हो जाएगी? 1 किलोग्राम यूरेनियम से प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है, सचित्र वर्णन करके आप यहाँ तक आएंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं एटम बम के बारे में बताइए। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक पे आ रहे हैं वो है नाभिकीय संलयन से किसे कहते हैं? संलयन ऊर्जा। चूँकि वो साधारण सी टॉपिक है, जो जब दो हल्के नाभिक मिलकर परस्पर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये क्रिया संलयन कहलाती है। जैसे ये एक और ये M1 M2, इन दोनों को जुड़ने से, संलयन होने से, फ्यूज़ होने से, संलयन होने से ये बड़ा M बन गया माना। इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? M1 प्लस M2 के योग से कम होगा। या यूँ समझें, जैसे ये एक मिलीग्राम का, ये 1 मिलीग्राम का है, तो ये 2 मिलीग्राम का होना चाहिए, लेकिन जो बनता है वो 2 मिलीग्राम से कम होता है। तो जो ऊर्जा कम, जो द्रव्यमान कम हुआ वो कहाँ चला गया? वो एनर्जी में निकल गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? वो संलयन एनर्जी। जो मास में जो कमी होती है वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है। सिद्धांत क्या है इसका? चूँकि फ्यूज़न एक बहुत जटिल प्रोसेस है। फ्यूज़न में क्या होगा कि हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन को पास लाना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम, यानी एक हाइड्रोजन का नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक को रिपल्स करेगा, एक दूसरे को तो रिपल्स करेगा, तो इनको पास आने, चूँकि इनको फ्यूज़ करना है, आपको पास लाना है, दोनों को मिलाना है। तो फ्यूज़ करने के लिए ये दोनों आपस में धक्का लगाएंगे, ये दोनों नज़दीक नहीं आना चाहेंगे। तो उनको नज़दीक आने के लिए आपको बहुत एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। तो इनकी जो प्रारंभिक गति ऊर्जा होती है वो 0.1 MeV की होती है, यानी दोनों को पास लाने के लिए। इससे अधिक ऊर्जा यदि आप देंगे तो इतनी ऊर्जा देंगे आप, ये इससे क्या होते हैं? दोनों नाभिक रिपल्स होते हैं। आपको दोनों को पास लाना है, पास लाओगे तो बहुत टेम्परेचर चाहिए आपको, तो 10⁻7 के आसपास है। सबसे बड़ी कमी क्या है? ये नाभिकीय जो फ्यूज़न जो रिएक्शन है, संलयन जो अभिक्रियाएँ हैं, ये बहुत उच्च ताप पर होती हैं, क्योंकि आपको तभी ये नज़दीक आ सकते हैं। तो इतना ताप आम व्यवहार में अपेक्षित नहीं होता। 10⁻7 से लेकर 10⁸ केल्विन तक की उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ये इसमें दिक्कत आती है। अब भारी हाइड्रोजन में जैसे होता क्या है? भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या 1s2 के जो 2 न्यूक्लियस हैं, 1s2 जब संलयन होंगे तो 1s3 बनेगा, 1h1 4 MeV ऊर्जा निकलेगी। फिर ये 1h3 जो बना ट्राइटियम, ये 1s2 से फिर रिएक्ट होगा और 2He4 बनेगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसमें क्या हुआ? 1 2 और 3 1s2 ये यूज़ हुए, देख रहे हो 3, 1 2 और 3, 1s3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस 21.6 MeV ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यानी जब 3 1H2 नाभिक संलयन होंगे, मिलेंगे, फ्यूज़ होंगे आपस में, तो ये रिएक्शन होगी जो आपको ध्यान रखनी है। ऊर्जा कितनी निकलेगी? 21.6। अब क्या होता है, चूँकि इतना ताप सिर्फ सूर्यों पर ही होता है या तारों पर ही होता है, तो ये अभिक्रिया के सूर्य तापों पर पाई जाती है। अब सूर्य में ताप अभिक्रियाएँ स्वतः होती रहती हैं ये, ठीक है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है आपको ये पता हो? CN चक्र के द्वारा होती है। कौन सा चक्र? CN चक्र, कार्बन नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। इसमें क्या होता है? चार जो प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन 4 1H1, ये इस तरीके से अब याद रह जाएगा आपको। 2He4 और 2 इसमें +1 E0, 2 न्यूट्रिनो, 3 गामा किरणें, 24.68 MeV ऊर्जा निकलती है। यह और संलयन होकर ये 2He4 बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। कहाँ पर? सूर्य में। अब सूर्य मतलब सूर्य या तारों में। तो तारों में तो ये ताप ज़्यादा होता है, तो ये क्रिया संभव हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि CN चक्र केवल उच्च तापों पर संभव होता है, तारों में संभव होता है।
सूर्य का ताप अपेक्षाकृत कम होता है, इतना कम नहीं लेकिन तारों की तुलना में कम होता है, अतः वहाँ पर पीपी चक्कर के द्वारा होती है। ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। सूर्य में सेलेनियम अपग्रेड किस चक्कर के द्वारा होती है? पीपी चक्कर के द्वारा। रिएक्शन सेम होगी, ये देख रहे हो आप ये। तो ये 24.68 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो अभिक्रिया है आपको सभी को याद होनी चाहिए। अब मैंने सामान्य ज्ञान के लिए ये लिखा है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य का ये आंतरिक ताप मंडल है। सूर्य का जो आंतरिक ताप होता है उसका ताप 1.5 K होता है, और यहाँ पर दाब कितना होता है? 10⁶ ATM होता है। इसी भाग में सूर्य के जो भाग होता है, इसी में क्या होता है? 1H1 हीलियम में चेंज, 2He4 में चेंज हो रहे होते हैं, जो ये आपको रिएक्शन बताई जा रही है ऊपर उनके द्वारा। और इनसे क्या हो रहा है? इसमें सूर्य का जो द्रव्यमान है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो 4×10⁻26 जूल पर सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े सभी को अच्छी तरीके से आपको पता हो। सूर्य के अंदर ताप कितना है, दाब कितना है, 1H1 चेंज किस में हो रहा है, और इसमें जो द्रव्यमान संलयन के कारण से ऊर्जा में जो द्रव्यमान में जो कमी हो रही है, तो उससे ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है उसकी दर क्या है। क्लियर? 10⁻26 जूल पर सेकंड ऊर्जा। अब जब ऊर्जा एमिट हो रही है, द्रव्यमान में कमी हो रही है, इसमें द्रव्यमान में कमी हो रही है, तो सूर्य का आकृति, सूर्य का द्रव्यमान घट जाना चाहिए, यानी जिससे सूर्य अपना द्रव्यमान क्या हो रहा है? 4×10⁹ किग्रा पर, यानी 1 सेकंड में इतने किलोग्राम अपना वजन कम कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से परंतु कम होने वाला द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 5×10⁻20 गुना कम है, यानी ये जो कम हो रहा है ये बहुत कम है। अतः सूर्य अगले 10⁻10 वर्षों तक अपनी ऊर्जा लगातार उत्सर्जित करता रहेगा। तो ये सूर्य के बारे में भी तथ्य ये अपने को पता हो। सामान्य ज्ञान में जब भी आप किसी कंपटीशन में या लगभग वैसे ही पता हो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, सूर्य से कितना द्रव्यमान, जब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो कितने द्रव्यमान की कमी हो रही है, ये सब बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हो। अब कुछ जैसे न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक बेकार है इसको पढ़ना, तो न्यूमेरिकल भी इसमें आता रहता है। जैसे एक सवाल आया है कि 3 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर ये हीलियम बनाते हैं और 21.6 MeV ऊर्जा निकालते हैं, यानी ड्यूटेरियम के 3 परमाणु है, समझना। 3 परमाणुओं से कितनी ऊर्जा निकलती है? 21.6 निकलती है। तो एक 1S12 के से कितनी निकलेगी? 3 का भाग लग गया, ये कितना होगा? 7.2 MeV। अब एक kg ड्यूटेरियम में परमाणु की संख्या को निकाल लेते हैं। चूँकि आपको पता है ड्यूटेरियम कितना है? 1H2 है। तो ये रफ काम देखें जो इम्पोर्टेंट है। 2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1H2 है ना, तो 2 ग्राम में इतने हो गए एवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 ग्राम में कितने? तो अपने पास 1 किलो है मान लो, तो 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम में कितने? ये वाला, ये कितने आ गए? भाग लगा 2 का, ये आ गए 3×10⁻0.10, यानी 1 किलोग्राम अगर आपका ड्यूटेरियम है तो उस ड्यूटेरियम में इतने ड्यूटेरियम के नाभिक हैं। क्लियर? अब 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलग्न से मुक्त ऊर्जा कितनी है? चूँकि अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 1 से 7.2 MeV होती है। ये कितने से? 3 से कितनी होती है? 21.6। तो 1 से कितनी होगी? 1 से कितनी होगी? 7.2। तो 1 से 7.2, और अपने पास 1 किलोग्राम में, ये देखो 1 किलोग्राम में कितनी है? ये अभी भी निकाला है 3.2। 1 किलोग्राम में इतने 1H2 हैं, और एक 1H2 से इतनी ऊर्जा निकलती है। तो 1 किलोग्राम कुल से कितनी निकलेगी? इतनी जूल ऊर्जा निकलेगी। ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पता कर लें। अब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं अपन यूरेनियम से। अगर अपने पास अभी तो पढ़ा आपने 1 किलोग्राम अपने पास क्या है? ड्यूटेरियम है, संलयन से। अब पढ़ रहे हैं विखंडन से। अगर अपने पास 1 किलोग्राम मान लो यूरेनियम 235 है, तो कितने एटम्स होंगे उसमें? 235 का भाग लग गया, 1 मोल में 10⁻26 हो गए वही, और 1 से कितनी होती है? 200, यानी 1 के विखंडन से 200 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कितने परमाणु हैं उसमें, कितने नाभिक हैं कुल? इतने 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो भाग लगा दिया आपने, तो ये कितना आ रहा है? 8.19, और ये कितना? 34.67, 10⁻13 बराबर है। यानी 1 किलोग्राम, यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट, 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम से मुक्त ऊर्जा का मान 34.67 होता है, और 1 किलोग्राम
यूरेनियम से मुक्त ऊर्जा का मान कितना 8 पॉइंट ही होता है, यानी 4 पॉइंट। यानी क्या होता है, अगर 1 किलोग्राम आपके पास 1 किलोग्राम आपके पास यूरेनियम है, उससे ऊर्जा कम आएगी, और 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम है तो उसके सलेन से ऊर्जा आपको क्या होगी। इस रिएक्शन से ज़रूर लगता है आपको कि 21.6 आपको 3 से 21.6 एमई मिल रही है, लेकिन क्या होता है जब आप पूरे 1 किलोग्राम के लिए निकालोगे तो सलेन के द्वारा ही, ड्यूटेरियम के सलेन के द्वारा ही ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलेगी। ये काफ़ी एक चर्चित, बहुचर्चित और अच्छा एग्जाम्पल है। आप इसको, मेरी ये है, आप इसको अच्छी तरीके से याद करें, समझेंगे। एक न्यूमेरिकल और है जो कि आता रहता है, ये 8 नहीं है 5 ही है। जैसे 5 किलोग्राम हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, और हीलियम बनाना है आपको। हीलियम बनाने में कितने kWh ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो और द्रव्यमान क्षति दे रखी है 0.05 है, तो आप कैसे निकालेंगे। संलयन अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति कितनी होती है, 5 किलोग्राम में 0.5% हो जाता है, ये दे रखा है सवाल में। तो 0.5/100 यानी 0.05 kg हो गया ये। तो संलयन से प्राप्त ऊर्जा का मान कितना हो गया, डेल्टा mc² का ये कर दिया आपने, यानी इतने kWh, यानी इतनी ऊर्जा का, यानी जूल में आ जाएगी पहले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनको आप अच्छी तरह समझा करें। जूल में आएगी पहले, फिर आपको kWh में यूज़ करना होता है इनको। तो kWh में किलो का भाग लगा दिया, वाट में 3600 का भाग लगा दिया, घंटे का किलोवाट आवर बन गया ये। तो ये kWh में आपका आंसर आ गया। यानी 5 kg हाइड्रोजन से हीलियम बनाने के लिए, बनाने में कितनी किलोवाट kWh ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसी एक सवाल और है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है पीछे, सलेन रिएक्टर से। ये अब जैसे एक सलेन रिएक्टर है आपके पास, सवाल देखना आप, उससे आपको 400 मेगावाट शक्ति प्रदान करनी है प्रति घंटे के लिए, ठीक है। एक रिएक्टर बनाना है आपको जिससे ऊर्जा कितनी शक्ति मिले आपको, 400 मेगावाट। तो कितने हाइड्रोजन सप्लाई करनी पड़ेगी आपको उसमें, जिससे कि आपको लगातार ये मिलती रहे। समझ में आ गई सवाल। फ्यूज़न रिएक्टर से मैं कितनी हाइड्रोजन सप्लाई करें अपन, जिससे कि आपको 400 मेगावाट शक्ति प्रति घंटे मिलती रहे। समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 400 मेगावाट चाहिए, कुछ 400 मेगावाट 6 कर लिया, वाट को जूल में चेंज कर लिया, 1 वाट 3600 जूल में चेंज कर दिया, इतने जूल में आ गई। एक काम तो ये कर लिया, यानी इतनी आप प्रति घंटा आपको इतनी शक्ति चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए आपको, ये नोट कर लिया। अब चूँकि आपने को अब इस पर आ जाओ आप तो डायरेक्ट ही कि आपको अभी ये सवाल में दे रखा है 4 हाइड्रोजन परमाणु को सलेन से 27 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने से, 4 से, ये लिख रहा है 4 हाइड्रोजन परमाणु को सलेन से 27 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 से कितनी होगी, 1 हाइड्रोजन से 27/4, 27 यहाँ आ जाओ, 27/4 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 हाइड्रोजन के परमाणु से आपको इतनी ऊर्जा आपको जूल में प्राप्त हो रही है 1 से, ठीक है। अब आपके पास कितनी लें तो आप, तो चूंकि आपको पता है हाइड्रोजन का 1H2, हाइड्रोजन का क्या होगा 1H1, तो 1 किलोग्राम में इतने एटम, तो m में कितने होंगे, इतने, ये यहाँ लिख दिया बटे। तो ये जो चीज़ है, यानी अगर आप आपके पास स्मॉल m ग्राम आपके पास मान लो हाइड्रोजन है, तो उसमें इतने क्या होंगे, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, और एक परमाणु से कितनी मिलती है, इतनी दे रखी है। तो आपने स्मॉल m ग्राम m मात्रा में जो हाइड्रोजन ली हुई है, जिसका मान निकालना है आपको, उस मान को आपके पास ये आ गया भाई मेरे m ग्राम से इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, ये किसके बराबर आनी चाहिए, 140 गुणा इसके बराबर। तो इस ऊर्जा को इसके बराबर कर दोगे तो स्मॉल m का मान आ जाएगा, और ये डायरेक्ट मान किस में आएगा, ये मान आपका प्रति घंटे में आ जाएगा। तो ऐसा सवाल एक न्यूमेरिकल भी है जो कि एग्ज़ाम में छपा भी हुआ है, किसी ईयर में भी आया हुआ है ये, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। थैंक यू वेरी मच।